नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और आज हम बातचीत करेंगे डे 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। बाल विकास के संदर्भ में आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम बाल विकास से संबंधित ही प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि बाल विकास हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और विशेष रूप से आज के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। तो आज के प्रश्नों को जब हम बातचीत करेंगे तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना भी है और ध्यान से देख करके प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी आपको ध्यान से देना है, क्योंकि आज से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें आधे प्रश्न वो हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आधे प्रश्न वो हैं जो फिर पूछे जाने की संभावना रखते हैं और लगभग सिमिलर प्रकार के प्रश्न हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर सही हो गलत नहीं हो, ये पूरा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बालक सदैव सोच त्यागने में भी सुख की अनुभूति करता है। बालक सदैव सोच त्यागने में भी सुख की अनुभूति करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सोच त्यागने में भी सुख की अनुभूति करता है, कौन सी अवस्था में करता है? मुखी अवस्था में, गुदी अवस्था में, बाल्यावस्था में, परिपक्व अवस्था में। कौन सी अवस्था के अंदर ऐसा होता है? देखो, प्रश्न जो है बहुत आसान है और इसके जो जवाब हैं वो भी बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न जो पूछ रहा है वो किस पर आधारित है और किस तरह से इसका जवाब क्या होगा, ये हमारे मस्तिष्क में एकदम बिल्कुल माइंड मेकअप के हिसाब से होना चाहिए। देखो, गौरव, सुरेंद्र, बबीता, रोशनी कुमारी, रीना, पारस यादव, पिंकी यादव, ओम, इसके बाद में दुर्जन सिंह, निधि, मोनिका, पवन, दीपक, आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अनीता का भी सही जवाब है, पलक राठौड़ और मधु शेखावत, अनिल का भी सही जवाब है, कमल और राम सिंह का भी सही जवाब है। यहाँ पर समझने या सोचने वाली बात यह है कि वैसे तो आप में से जितने लोग जवाब दे रहे हैं उसमें से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 90% लोगों का जवाब सही है, 10% लोग इसमें गलती कर रहे हैं। तो 90% लोग सही जवाब देने का मतलब है हम ज़्यादातर लोग एकदम सही स्थान पर है, सही ट्रैक पर है। 10% लोग गलती जब कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब के बाद आपको वो ध्यान में रहना चाहिए। आप लोगों का मानना है कि बालक सदैव सोच त्यागने में भी सुख की अनुभूति करता है, इसके लिए गुदी अवस्था होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गुदी अवस्था क्या है और इस अवस्था के संदर्भ में ये जो प्रश्न पूछा गया ये किस अभिप्राय में पूछा गया। तो आपने देखा होगा दोस्तों, फ्राइड का जो सिद्धांत है, फ्राइड ने जो विकास की अवस्थाएं बताई है, लगभग 5 अवस्थाओं का फ्राइड ने उल्लेख किया है। उसमें से उनकी पहली जो अवस्था है वो मुखी अवस्था है और उसके बाद में दूसरी अवस्था उनकी गुदी अवस्था है। मुख्य अवस्था लगभग उन्होंने 1 वर्ष तक मानी है और इस अवस्था को उन्होंने 1 से 3 वर्ष या 1.5 से 3 वर्ष माना है। लगभग 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जिसमें विशेष रूप से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब दरअसल ये अवस्थाओं का उल्लेख जो फ्राइड ने किया है, ये कौन सी अवस्थाएं हैं और किस प्रकार की अवस्थाएं? तो दोस्तों, फ्राइड ने ये विकास की अवस्थाएं बताई है। फ्राइड के द्वारा ये अवस्थाएं किसकी बताई गई है? विकास की अवस्थाएं बताई गई है। और फ्राइड ने जो विकास की अवस्थाएं बताई है, उन विकास की अवस्थाओं में उन्होंने एक विशेष शब्द का उपयोग किया है, लिबिडो। और यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसी पर केंद्रित है। लिबिडो का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की लैंगिक मूल प्रवृत्ति की शक्ति। लिबिडो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको। लिबिडो का मतलब होता है लैंगिक मूल प्रवृत्ति। फ्राइड का मानना है कि एक जो बालक होता है, एक जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जो डेवलपमेंट उसका होता है, उसका जो विकास होता है, उसमें उसकी लैंगिक मूल प्रवृत्ति का विशेष योगदान होता है।
और ये लिबिडो कहलाती है। इस शक्ति को क्या कहते हैं? लिबिडो। और विशेष रूप से ये जो शक्ति होती है जिस पर केंद्रित होती है उसके अनुसार इन्होंने अवस्था बताई। मुख्य अवस्था मतलब जब मुख के ऊपर ये शक्ति केंद्रित होती है, गुदी अवस्था जब गुदा के ऊपर ये शक्ति केंद्रित होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया हो और इसका सही अभिप्राय जो है वो क्यों है। ठीक है, यहाँ पर अपने को थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है कि इसी प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख जो है एरिक्सन में भी किया, लेकिन एरिक्सन ने जो है नव फ्रायडवाद शुरू किया और उनकी अवस्थाएं जो है वो 8 प्रकार की है। उन्होंने अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्णित किया, लेकिन बहुत सारे जो विचार हैं, अवधारणाएं हैं, वो इनसे आयु के अनुसार मैच करती है पर विचारों के अनुसार उनकी भिन्न है। चलिए धन्यवाद। तो आप लोगों ने एकदम सही सा जवाब दिया, ज़्यादातर लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब भी आप एकदम सही देने वाले होंगे। बालक में सजीव चिंतन होना चाहिए। बालक में सजीव चिंतन होना चाहिए। सजीव चिंतन होना चाहिए समस्या समाधान के लिए, यथार्थ चिंतन विकास के लिए, स्वैली चिंतन विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। क्या होगा? 5 पूरी अवस्थाएं। अरे बेटा 5 अवस्थाएं तो पढ़ी है ना हमने। पहली अवस्था होती है मुख्य अवस्था, फिर गुदी अवस्था, फिर लैंगिक अवस्था, सुषुप्त अवस्था और जननांग अवस्था। ये 5 अवस्थाएं होती है किशोरावस्था तक जो फ्रायड ने बताई है। ठीक है, अभी इस पर आ जाइए आप। बालक में सजीव चिंतन होना चाहिए। सजीव चिंतन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? देखो, समस्या समाधान के लिए होना चाहिए, यथार्थ चिंतन विकास के लिए होना चाहिए, स्वैली चिंतन विकास के लिए होना चाहिए, या इन सब के लिए होना चाहिए। किसके लिए जरूरत है? किसकी? सजीव चिंतन की। तो यहां पर देखो हमारे पास में 2 प्रश्न एक साथ आ रहे हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए सजीव चिंतन क्या होता है, और फिर उसके बाद में सजीव चिंतन होगा तो उसके बाद आगे का कौन सा चिंतन है इनमें से, तो उनका भी अर्थ अपने को पता होना चाहिए, तब जाकर के हम सही जवाब तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों की विशेषता यही है आज के प्रश्नों की कि प्रश्न भले ही छोटे हों लेकिन उनमें कम से कम 2 विचार आपको आने पर ही आप सही जवाब तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो कैसे सही हो रही है, कैसे इसको हम सिद्ध मानते हैं। आप में से जिन लोगों ने अब तक जवाब दिया है, अब तक जो आपके जवाब मिले हैं, जो मैं देख पा रहा हूं उसके अनुसार 50% लोगों का जवाब ही सही है। 50% लोग जो है उलझ गए हैं। तो ये क्यों उलझे हैं, ये समझने वाली बात है इसमें कि कोई न कोई ऐसी वजह है इस प्रश्न के अंदर जिसकी वजह से हम उलझ रहे हैं। अब तक जो सही उत्तर देने वाले जो लोग हैं उनमें बहुत कम नाम है। जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ आप में से जो है कुछ नाम ही ऐसे हैं, जैसे कार्तिक का सही जवाब आया है अब तक, रेखा कुमावत का सही जवाब आया है, नैना का सही जवाब है, इसके बाद में प्रमिला नायक का सही जवाब है। तो बहुत सारे जवाब में से कुछ कुछ जवाब सही आना, मीनू चारण का सही जवाब है। तो यहाँ पर देखना है कि ये गड़बड़ कहाँ पर हुई है। तो पहले नंबर पर तो हमें ये देखना दोस्तों कि सजीव चिंतन का मतलब क्या होता है। सजीव चिंतन जो है ये आपको पता होगा, सजीव चिंतन पियाजे के सिद्धांत से लिया गया विचार है। पियाजे ने सजीव चिंतन के बारे में अपने जो विचार दिए हैं, सजीव चिंतन के बारे में जो स्पष्ट किया है, उसमें उन्होंने जीववाद के बारे में विचार दिया है। जीववाद, और जीववाद के विचार को आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। इन्होंने कहा है कि बालक प्रारंभिक अवस्था में, जो लगभग शेषवा अवस्था का दौर होता है बालक का, उस अवस्था में क्या करता है, वो प्रत्येक वस्तु को सजीव मान करके ही सोचता है। प्रत्येक वस्तु को क्या मानता है? सजीव मानता है। घर के कमरे में यदि फोटो लगा हुआ किसी का, तो आपने देखा होगा फोटो की एक विशेषता होती है, फोटो लगा हुआ और आप कहीं भी जाकर के बैठोगे उसकी तरफ देखोगे तो ऐसा लगता हो फोटो आपकी तरफ ही देख रही है। तो आपको तो पता है, लेकिन एक छोटा बालक जब होता है वो जब इसको देखता है और उसकी तरफ फोटो नजर आती है देखती हुई, तो वो कहता है कि फोटो के अंदर जो भी व्यक्ति है उसके बारे में बताता है कि वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मान लीजिए दादाजी का फोटो लगा हुआ है तो बालक बोलता है दादाजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में वो चलता और आकाश में देखता हुआ चलता तो ऐसा लगता है जैसे सूरज अपने साथ ही चल रहा है, तो बालक बोलता सूर्य मेरे साथ चल रहा है। तो ये जो वाली विशेषता होती है जीववाद की, ये सजीव चिंतन कहलाती है। यानी बालक का प्रत्येक वस्तु को सजीव मानकर विचार करना।
अब दोस्तों बात आती है बालक में ये जो सजीव चिंतन शुरू होता है किसी के भी बारे में सोचने का, उसका फायदा क्या होगा, किसके लिए होगा? समस्या समाधान के लिए? तो समस्या समाधान के लिए बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि समस्या समाधान जो मिलता है वो तो प्रत्येक वस्तु को जैसी है वैसी मानने से मिलेगा। पत्थर को सजीव मान करके कोई सोचेगा तो बताइए समाधान मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा ना? समाधान तो तभी मिलेगा जीव को जीव माने, निर्जीव को निर्जीव माने। तो समस्या समाधान इससे संभव नहीं है। दूसरा, यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन का मतलब होता है सत्य और वास्तविक चिंतन। तो यहां पर जब बालक सजीव चिंतन करता है तो सजीव चिंतन करने का प्रभाव धीरे धीरे उसमें आता है कि वो यथार्थ चिंतन की ओर बढ़ता है, सत्य चिंतन की ओर बढ़ता है। 4 बार, 5 बार, 10 बार, 1 साल, 2 साल बालक जब इस प्रकार से सजीव चिंतन करता रहेगा तो एक दिन निश्चित रूप से वो कहां पर पहुंच जाएगा? यथार्थ चिंतन पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब बालक में सजीव चिंतन किसको जन्म देता है? यथार्थ चिंतन को। स्वली चिंतन का विकास, स्वली चिंतन का जो विकास होता है वो सजीव चिंतन से नहीं होता। वहां पर कोरी कल्पना होती है, और जहां कोरी कल्पना होती है वहां पे मूर्त स्थिति की अपने को कोई परिस्थिति नजर आए ऐसा संभव है और संभव नहीं भी है, दोनों बातें। तो यहाँ पर स्वली चिंतन का विकास नहीं होगा। अब बात आती है उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, जब ए और सी नहीं होगा तो राइट आंसर क्या होगा? बी। हम में से बहुत से लोगों ने डी इसका आंसर दिया है, कई लोगों ने इसमें सी भी आंसर दिया है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, ए आंसर देने वाले भी कुछ लोग हैं। तो प्रश्न की भाषा और प्रश्न के जो उत्तर हैं उनमें से सही उत्तर का चुनाव करने के लिए थोड़ा सा हमें अपने मस्तिष्क को काम में भी लेना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला भी प्रश्न कुछ ऐसा ही है आपके लिए, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या इसका राइट आंसर होगा। किसी बालक में दांतों का निकलना शुरू हो जाता है, किसी बालक में दांतों का निकलना शुरू हो जाता है गर्भकाल में, प्राक शैशव काल में, बाल्यकाल में और उत्तर शैशव काल में। कौन सा वो काल होता है, कौन सा वो समय होता है जब बालक में दांतों का निकलना शुरू हो जाता है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो विकल्प हमारे पास में हैं उन विकल्पों में से एक विकल्प को यदि हम छोड़ दें तो 3 विकल्प अपने को भ्रमित करने वाले हैं। 3 विकल्पों में हम उलझने वाले हैं कि कौन से समय में ऐसा होगा। अब यहाँ इस प्रश्न का जो जवाब दिया है उनमें सबसे पहले जो है पंकज तेली, उसके बाद में पिंकी त्यागी का सही जवाब है। नेक्स्ट सही जवाब, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ज़्यादातर लोग, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें उलझ रहे हैं, तो बहुत लोग इसमें उलझ रहे हैं। नेक्स्ट जो है राजकुमारी जांगीर का सही जवाब इसमें आया है। इस प्रश्न के जवाब में जैसे मैं देख पा रहा हूँ केवल 20% लोग सही जवाब दे रहे हैं, 80% लोग जो है इसमें गलत जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन हम शायद उसके अंदर त्रुटि कर रहे हैं। तो गुंजन का सही जवाब है, कोमल गौतम का सही जवाब है, भूमिका भट्ट का भी सही जवाब है। चलिए देखो सही जवाब क्या है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सही जवाब क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग गर्भकाल कह रहे हैं कि गर्भकाल में होगा, तो यहां प्रश्न को समझें आप, दांतों का निकलना शुरू होता है। प्रश्न क्या कह रहा है? दांतों का निकलना। यदि यहां पर प्रश्न होता दांतों का निर्माण कब शुरू होता है, दांतों का निर्माण कब शुरू होता है, तो उनका आंसर सही था। तब तो उनका आंसर गर्भकाल सही था, क्योंकि गर्भकाल में शिशु जब 5-6 माह का होता है उस समय उसमें दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन ये इसलिए गलत हो गया उनका आंसर, बहुत से लोगों ने इस आंसर को दिया है, इसलिए गलत हो गया भाई कि यहाँ पर निर्माण की बात नहीं हो रही, बाकी किसकी बात हो रही है? निकलने की बात हो रही है। इसका मतलब बाहर की तरफ दिखने लग जाते हैं। अब इसके बाद बाहर की तरफ दिखने की बात आती है तो अपने पास के अंदर जो है 2 जवाब है, प्राक शैशव काल और उत्तर शैशव काल। 2 काल हमारे पास में है। बाल्य काल को आप हटा दीजिए क्योंकि शैशव अवस्था में दांत आ जाते हैं। अब प्राक का मतलब होता है प्रारंभिक, प्राक का मतलब होता है प्रारंभिक शैशव अवस्था और उत्तर का मतलब होता है अंतिम शैशव अवस्था। तो यहाँ पर आप देखिए
आपने पढ़ा है कि 5-6 माह का जब बालक होता है, 5-6 माह का शिशु होता है, तब उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और लगभग वो 4-5 वर्ष का होता है तब उसके मुंह में पूरे 20 दांत आ जाते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, पूरे 20 दांत आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ निकलने की बात हो रही है तो ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या आंसर अपने पास में बचता है? हमारे पास में बचता प्राक शैशव काल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 5 से 6 माह का जब बालक होता है, शिशु होता है, तब सबसे पहले उसके मुख में 2 दांत निकलते हैं और ये भी निचले वाले जबड़े के निकलते हैं। ये जो 2 दांत निकलते हैं ये नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसके सबसे पहले निकलते हैं, ठीक सामने वाले दांत। तो प्रश्न को समझ करके फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है, आगे उसका जवाब देना होता है। तो यहाँ पर छोटे से शब्द के कारण अपना उत्तर गलत और सही हो सकता है। तो एक इसलिए गलत हुआ, निर्माण नहीं है, निकलना पूछा इसलिए, और यहाँ पर प्राक का मतलब प्रारंभिक होगा और उत्तर का मतलब बाद का होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, उम्मीद करता हूं इस बार आप ज्यादातर लोग सही जवाब दे पाएंगे इसका। नैतिक मूल्यों की शिक्षा निश्चित एवं विवेकीय है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा निश्चित एवं विवेकीय है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा जरूरी नहीं है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा जरूरी नहीं है। नैतिक मूल्यों की शिक्षा अनुसरणीय है और नैतिक मूल्यों की शिक्षा अनुकरणीय है। तो क्या हो सकता है इसमें? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसके भी जो है विकल्प हैं जटिलतापूर्ण है। एक एक विकल्प को समझना और सही क्या हो सकता है उस तक पहुंचना। तो प्रियंका मीणा ने इसका जवाब दिया है और इसके बाद में जो हीना का भी सही जवाब है। शीला, सूर्य प्रकाश कटारा, अफसाना, शीतल पारिक, आपने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, रवि सैनी और विमला सोलंकी का भी सही जवाब। देखो, इस प्रश्न में भी स्थिति यह है कि इसमें लगभग जो है 50% लोग सही जवाब दे रहे हैं और 50% लोगों का जवाब गड़बड़ हो रहा है। खुशबू वैष्णव, शंकर लाल, सुरेश मीणा और पुष्पा कुमारी मीणा, आपने भी इसका सही जवाब दिया है। मित्रों, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, आप लोगों ने जो सही जवाब दिया वो है नैतिक मूल्यों की शिक्षा निश्चित एवं विवेकीय है। मतलब ये कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा बालक को निश्चित रूप से दी जानी चाहिए और ये विवेकपूर्ण है। यानी अगर हम एक बालक को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देंगे तो इसका मतलब हम विवेकपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बुद्धिमानी का कार्य कर रहे हैं। अगर हम अपने बालकों को मान लीजिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं देते, नैतिक मूल्यों की शिक्षा से उनको नहीं जोड़ते, तो इसका मतलब हम विवेकपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पहली जो चीज़ है वो आती है नैतिक मूल्यों की शिक्षा निश्चित और विवेकीय होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है नैतिक मूल्यों की शिक्षा जरूरी नहीं है, तो ये तो किसी ने भी नहीं किया है। तीसरा है नैतिक मूल्यों की शिक्षा अनुसरणीय है। अनुसरणीय का मतलब होता है जो नैतिक मूल्य व्यक्ति को, बालक को अच्छे लगे उनको वो ग्रहण कर ले। तो बात तो ठीक है, अनुसरणीय, अनुसरण करना चाहिए बालक को। और नैतिक मूल्यों की शिक्षा अनुकरणीय है, जैसा कहा जाए वैसा बालक करे। इसका मतलब अनुसरणीय भी और अनुकरणीय भी है। लेकिन ये अनुसरणीय है और अनुकरणीय है, इससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बालक को पहले से ही ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए और ये व्यवस्था करना विवेकपूर्ण कार्य है। जब व्यवस्था करेंगे तो बालक अनुकरण भी करेगा और अनुसरण भी करेगा। तो सेकंड नंबर पर अनुकरण अनुसरण हम मानेंगे, फर्स्ट नंबर पर राइट आंसर निश्चित एवं विवेकीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न का जवाब भी आप पूरा प्रयास करना सही देने का। देखो, बहुत आसान प्रश्नों में भी हम गलत कर रहे हैं
तो ये भी अपने को सोचना है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, त्रुटि हो रही है तो नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम हमारा हो तब इस तरह की कोई त्रुटि नहीं हो। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में बालक भगवान का रूप है, बालक भगवान का रूप है और बालक भगवान का रूप है, यह कथन दर्शाता है, बालक भगवान का रूप है, ये कथन दर्शाता है। किस बात को दर्शाता है? ये बालक को भगवान ने बनाया है, बालक को भगवान ने बनाया है, बालक भगवान की प्रतिकृति है, बालक का मन स्वच्छंद एवं अनोखा होता है, बालक में भगवान निवास करते हैं। क्या इसका होगा? तो देखिए, उर्मिला, रिया चौधरी, रामेश्वरी, पिंकी त्यागी, करमजीत, मंजू, नेहा अग्रवाल, कृष्णा चौधरी, गंगा, अंकिता शेखावत, आपने इसका सबसे पहले सही जवाब दिया है। और लगभग ये एक सा प्रश्न है जिसमें कविता गुर्जर, सोनिया यादव, मोनिका चौधरी, जोगेंद्र सिंह, ठीक है, लगभग जो है 95% लोग इसमें सही जवाब दे रहे हैं। 95% लोगों का सही जवाब है, बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं, व्यवहारिक प्रश्न, जिनमें या तो बहुत आसान जवाब होता है कि हम देखते ही उसका जवाब दे पाते हैं, कर पाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके जवाब तक हम आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर एकदम आपने सही जवाब दिया है इसका। सबसे पहले हम देखें, बालक को भगवान ने बनाया। बिल्कुल बात तो सही है कि बालक को भगवान ने बनाया, हम सबको भगवान ने बनाया है तो बालक को भगवान ने बनाया। दूसरा, बालक भगवान की प्रतिकृति है। बालक भगवान की प्रतिकृति का मतलब होता है भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी रचना, भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी रचना उसकी छाया को दर्शाती है। अब भगवान को हमने तो देखा नहीं कैसा है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया, तो निश्चित रूप से भगवान भी कुछ न कुछ अपने आप में इस स्वरूप का हो सकता है। इसी तरह से बालक का मन स्वच्छंद एवं अनोखा है, तो यहाँ पर हमारा मन जो है स्थायी होता है कि यहाँ प्रश्न कह रहा है बालक भगवान का रूप है। यहाँ ये नहीं कह रहा कि बालक भगवान है, बालक भगवान है ये नहीं कहा जा रहा, बालक भगवान का रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक भगवान का रूप इसलिए होता है कि जैसे ईश्वर के मन में कोई छल कपट नहीं होता और ईश्वर वो अनोखा एक विशेष प्रकार का आश्चर्य है, एक ऐसा विशेष प्रकार का जो है सोच है, धारणा है, विचार है, जिसको हम देख नहीं पाते, उससे हम मिल नहीं पाते, लेकिन वो इस अनोखे संसार की रचना कर देता है। ठीक उसी प्रकार से बालक का मन स्वच्छंद होता है और अनोखा होता है। वो क्या क्रिया करेगा, कैसे करेगा, इसको लेकर के हम सभी को कई बार प्रसन्नता होती है। बालक के व्यवहार को देख करके ही खुशी की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये इसका एकदम राइट आंसर होगा। बालक में भगवान निवास करता है तो कण कण में भगवान निवास करता है। ऑप्शन सारे ठीक हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार एकदम सही क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, और ज़्यादातर लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब यहाँ दिए गए विकल्पों में से कोई ऐसा विकल्प है, कोई ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसको हमें यहाँ पर देखना है, पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अभिवृद्धि विकास की पूरक है, अभिवृद्धि विकास की पूरक है, विकास में अभिवृद्धि आवश्यक है, विकास हो रहा है तो उसी अनुपात में अभिवृद्धि तो अनिवार्य व स्वतः होगी ही, अभिवृद्धि शारीरिक विकास की परिचायक है। तो कौन सा कथन इसमें से 100% सत्य नहीं है वो हमें छांटना है। तो इसके लिए देखो, आज़ाद और सुमन, उसके बाद में जो है सोनिया, सुनैना यादव, सुमन प्रजापत, आपने इसका सही जवाब दिया है। कोमल स्वामी का सही जवाब है। इसके बाद में जो है मधु विजय का सही जवाब है। ऋतुराज चौधरी ने सही जवाब दिया है। प्रमिला नाइक का सही जवाब है। वेरी गुड। तो इस प्रश्न में भी देखिए, अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार लगभग 60% लोग सही जवाब दे रहे हैं।
40% लोगों का जवाब इसमें गड़बड़ आ रहा है। फिर भी अच्छा रेशो है। सुरेश सिंह राजपूत है, रेखा मीणा, भीमाराम चेनी, आपने भी इसका सही जवाब दिया है। विवेक ने सही जवाब दिया है। ठीक है, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, अभिवृद्धि विकास की पूरक है। अपने को असत्य कथन छांटना, जो सत्य नहीं है वो छांटना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है अभिवृद्धि विकास की पूरक है। बिल्कुल, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिवृद्धि किसकी पूरक हो गई? विकास की पूरक हो गई। पहला कथन क्या है? सही है। अब कुछ लोग पहले कथन को सत्य नहीं है में ले रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने पढ़ा है कि अभिवृद्धि विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो अभिवृद्धि निश्चित रूप से विकास की पूरक होगी। सही कथन है। दूसरा है विकास में अभिवृद्धि आवश्यक है। बिल्कुल, जो पूरक होता है वो हमेशा आवश्यक होता है। जो पूरक होता है वो हमेशा आवश्यक होता है। हम जब भोजन करते हैं तो आपने देखा होगा भोजन के अंदर दो चीजें मस्ट होती है। सामान्यतः एक रोटी होती है, एक सब्जी होती है। तो यहाँ पर दोनों आप एक दूसरे की पूरक हैं। केवल रोटी भी है तो आप पक्का अपनी भूख तो बुझा सकते हैं उससे, लेकिन उस प्रकार की संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते जो संतुष्टि आपको उसके साथ में सब्जी से मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि भोजन के लिए रोटी के साथ में क्या आवश्यक है? सब्जी आवश्यक है। ठीक वैसे ही विकास की पूरक अभिवृद्धि है, तो विकास में किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? अभिवृद्धि की जरूरत पड़ेगी। तीसरा हमारा ऑप्शन है विकास हो रहा है तो उसी अनुपात में अभिवृद्धि तो अनिवार्य व स्वतः होगी। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है तो उसी अनुपात में अभिवृद्धि अनिवार्य रूप से और स्वतः होगी। ये बात गलत है। इसलिए गलत है कि कई बार अभिवृद्धि और विकास जो होते हैं वो एक किसी निश्चित अनुपात में एकदम सही नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनमें विकास के बाकी जो पक्ष हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि उसकी काफ़ी कमज़ोर रह जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बाकी क्षेत्रों का, बाकी पक्षों का विकास पूर्णता तक नहीं जा पाता और शरीर काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर किसी निश्चित अनुपात में ये हो ऐसा आवश्यक नहीं है, यानी 100% ऐसा जरूरी नहीं है। होता है लेकिन जरूरी नहीं है। इसीलिए तो विकास की कोई निश्चित दिशा होती है, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो ये कथन इसके अंदर 100% सही नहीं है। अगला है अभिवृद्धि शारीरिक विकास की परिचायक है। बिल्कुल, शारीरिक प्रकार का जो विकास होता है बालक में, शारीरिक प्रकार का जो परिवर्तन आता है वो किससे जुड़ा हुआ? अभिवृद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विकास के लिए सत्य नहीं है। देखो, ये भी उसी से संबंधित लगभग प्रश्न है, ऑप्शन इसके बदल गए हैं। विकास के लिए सत्य नहीं है। कौन सा विकास के लिए सत्य नहीं है इनमें से, उसको हमें देखना है। विकास शारीरिक परिवर्तन निहित है, विकास संवेगात्मक नियंत्रण सूचक है, विकास प्रतिक्रिया निर्माण की क्षमता है, विकास केवल क्षमता आधारित है। विकास केवल क्षमता आधारित है। अरे बेटा, सबने सही जवाब दिया है। जिसने सही जवाब दिया, जब मैं बोल रहा हूँ 95% ने सही जवाब दिया है, तो हजारों की संख्या में सही जवाब है। कैसे सबका नाम बोला जा सकता है? ये संभव है क्या? थोड़ा सा आप भी समझदार हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, ऐसी छोटी बातों पर ज़्यादा गौर मत करो। आप तो प्रश्न समझ में आना चाहिए, उसका उत्तर समझ में आना चाहिए, प्रश्न क्यों आया, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तब वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, इसका राइट आंसर दिया है कपिल कुमार ने, रोहित जोशी, और उसके बाद में जनता आहारी, रितु, नरेंद्र बिश्नोई। आप सबने सबसे पहले इसका सही आंसर दिया है। अब इसमें लगभग जो है 80% लोगों का सही जवाब आ रहा है। 20% लोग जो है थोड़ा सा इसमें भ्रमित हो रहे हैं, बाकी 80% लोगों का सही जवाब है। इसमें जगमोहन ने भी सही जवाब दिया है, कपिल कुमार, मैना गोस्वामी, सरोज कुमारी मीणा, आपका भी सही जवाब है।
देखो प्रश्न है, विकास के लिए सत्य नहीं है, विकास शारीरिक परिवर्तन निहित है। देखो यहाँ पर प्रश्न है, विकास शारीरिक परिवर्तन निहित है, सही कथन है। विकास हो रहा तो इसका मतलब शारीरिक परिवर्तन निश्चित रूप से होंगे, या यूँ कह सकते हैं विकास में शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। विकास है मतलब उसमें निश्चित रूप से क्या आते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं, तो शारीरिक परिवर्तन भी उसमें निहित है। दूसरा, विकास संवेगात्मक नियंत्रण सूचक है। विकास क्या है, संवेगात्मक नियंत्रण सूचक है। विकास जो होता है उसके अंदर संवेगों के नियंत्रण की स्थिति होती है। विकास में संवेगों के नियंत्रण की स्थिति होती है। यदि एक व्यक्ति जीवन के अंदर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे यदि वो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं करता तो इसका मतलब उसका सही विकास नहीं हो रहा। अब सही तरीके से विकास होने का मतलब है बालक या व्यक्ति अपने विकास के दौरान संवेगों पर नियंत्रण करना सीखे। नेक्स्ट है विकास प्रतिक्रिया निर्माण की क्षमता। बिल्कुल, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है दोस्तों, जैसे जैसे विकास होता है वो प्रतिक्रिया को बनाता है, प्रतिक्रिया प्रदान करता है, प्रतिक्रिया निर्माण की शक्ति देता है। इसका मतलब विकास अपने आप में क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण की क्षमता को प्रदान करता है। ठीक है, ये तीनों कथन सही है। चौथा कथन है विकास केवल क्षमता आधारित है, तो ये गलत बात है। केवल क्षमता आधारित नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं कि केवल शरीर में क्षमता आ जाए, विकास का मतलब है क्षमता के साथ साथ में सोच, विचार और दूसरे प्रकार के जितने भी चिंतन से संबंधित व्यवहार हैं वो भी व्यक्ति के अंदर डेवलप होने चाहिए। केवल शब्द इसमें अगर नहीं आता तो ये भी सही विकल्प था, लेकिन केवल शब्द आने मात्र से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नैना मेरा सही है सर, बिल्कुल सही है बेटा, काफ़ी का सही है, लेकिन अब किस किस के नाम बोले जाएं। बालक पहले घुटनों के बल चलता है और फिर दो पैरों पर खड़ा होकर। बालक जो है पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर दो पैरों पर खड़ा होकर चलता है। यह है विचार है। इस विचार का संबंध किससे है, यहाँ पर दिए गए जो विचार हैं उसमें किससे होगा। समानता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विशेष से सामान्य का सिद्धांत, क्या होगा इसमें, क्या राइट होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर भी देखो आप में से काफ़ी लोग इसका सही जवाब दे चुके हैं। सुखराम मीना ने सही जवाब दिया है, विशाल ने सही जवाब दिया है, पतासी, नाम जोरदार, पतासी ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। रामदेव डोगीवाल का सही जवाब है, आर.के. सैनी, अंकिता, और उसके बाद में महेंद्र मेघवाल का भी सही जवाब है, महेंद्र मेघवाल ने भी सही जवाब दिया। अब देखो इसमें भी क्या है, 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं और 20% लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं इसके पीछे मेरे हिसाब से जो मैं मान सकता हूँ सरल प्रश्नों में भी गड़बड़ होना, उसमें दो वजह हो सकती है। एक तो ये है कि वाकई में उन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं, इसको कुछ भी अंदाज़ा उनको नहीं है और पहली बार प्रश्न को पढ़ करके जवाब दे रहे हैं, या फिर जल्दबाजी के अंदर बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं। दोनों में से क्या सत्य हैं। अगर आपने पढ़ाई नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पढ़ने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपने पहले पढ़ा भी और जल्दबाजी में गलत दे रहे हैं, तो आप सोचिए, जल्दबाजी में एक प्रश्न भी यदि आपकी मूल परीक्षा में गलत हो जाता है तो आप समझ सकते हैं आप हजारों बालकों के पीछे चले जाओगे और एक प्रश्न आपकी ज़िंदगी बना और बिगाड़ सकता है। इसलिए पूरी सावधानी के साथ में जवाब देने की आवश्यकता रहती है। तो प्रश्न है दोस्तों, पहले बालक घुटनों के बल चलता है फिर उसके बाद में पैरों पे खड़ा होता है, तो समानता का सिद्धांत, ये बिल्कुल नहीं होगा इसमें। इसलिए नहीं होगा, समानता के सिद्धांत का मतलब होता है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती है। सोरेनसन के अनुसार ही विचार दिया गया। तो माता पिता के समान संतानों का जन्म होना समानता का सिद्धांत है, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत इसमें इसलिए नहीं होगा कि पहली बात तो अभ्यास का सिद्धांत विकास के सिद्धांतों में है ही नहीं। विकास के सिद्धांतों में कोई अभ्यास का सिद्धांत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभ्यास के सिद्धांत का मतलब किसी व्यवहार को, एक ही प्रकार के व्यवहार को बार बार करने से होता है, तो ये इसमें नहीं होगा। दूसरा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत का मतलब होता है एक विकास अच्छा होने पर दूसरा विकास का अच्छा होना।
जैसे शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास का अच्छा होना, मानसिक विकास अच्छा होगा तो नैतिक विकास अच्छा होना, फिर नैतिक विकास अच्छा तो सामाजिक विकास अच्छा होना। इसका मतलब एक विकास एक पक्ष से दूसरे पक्ष के जुड़ाव की स्थिति जो होती है उसको हम परस्पर संबंध का सिद्धांत बोलते हैं। अब हमारे पास में बचा कौन सा, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये विकल्प इसके अंदर थोड़ा सा गलत हो गया भाई, इसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा। विकास एक ऐसी स्थिति होती है जो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, और आप लोगों ने कईयों ने इसका जवाब भी दिया होगा लेकिन गलत हो गया होगा, तो आप ध्यान रखें कि ये यहाँ इस तरह से होगा, सामान्य से विशिष्ट का। सभी जगह पर वैसे विशिष्ट से सामान्य होता है, लेकिन विकास एक ऐसी स्थिति होती है मित्रों जहाँ पर सामान्य क्रिया पहले होती है और विशिष्ट क्रिया बाद में होती है। तो यहाँ पर एक बालक जो है सबसे पहले घुटनों के बल चलता है, सबसे पहले घुटनों के बल चलता है, और घुटनों के बल चलने के बाद में फिर वो खड़ा होना सीखता है। तो घुटनों के बल चलना सामान्य क्रिया है, फिर खड़ा होना, फिर उसके बाद में वो दो पैरों पे चलता है। तो दो पैरों पे चलना विशिष्टता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सीधा स्ट्रेट होने के बावजूद भी दो पैरों पर खड़ा होकर चल पाता है, ये मनुष्य की विशिष्टता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न जो है एक से अधिक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना आपको। यहाँ पर बाई मिस्टेक पहले था, अपन ने सही कर लिया इसको, इसलिए चिंता नहीं करें। इसी तरह से इसके जवाब को आपको समझना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक बालक दिन भर अंगूठा चूसने में मस्त रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बालक जो है दिन भर अंगूठा चूसने में मस्त रहता है। कई बालक होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं, हो सकता है आप में से भी बहुत सौ की आदत हो, लत हो, अभी नहीं तो बचपन में रही होगी, है ना। जिनको बचपन में रही है उनको याद भी आ गया होगा कहाँ ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा, नवनीत उल्टा देखकर गलत हो गया, चिंता मत करो उसकी, है ना। अब ध्यान में रखना उसको। और घर वालों के रोकने पर भी नहीं रुकता। वह शायद एक बालक है जो दिन भर क्या करता, अंगूठा चूसता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर वालों के रोकने पर भी नहीं रुकता है, मानता नहीं है वो। तो कैसा बालक हो सकता है वो? इस तरह के बालक को हम किस श्रेणी में रखेंगे? कौन से प्रकार का बालक हो सकता है वो? पागल बालक है, प्राक शैशव बालक है, आत्मपरायण बालक है, चुलबुला बालक है। कैसा बालक वो हो सकता है? तो देखो, इसका जवाब कितने लोग सही देते हैं ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। योगिता ने इसका सही जवाब दिया है, अनीता यादव का इसमें सही जवाब है, इसी प्रकार से जो है दिव्य श्री तिवारी का सही जवाब है। इस प्रश्न में अब तक जो जवाब आप लोगों ने दिए उनमें से 70% लोग जो है इसमें गलत जवाब दे रहे हैं, और 30% लोग इसमें जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। इसके बाद में अभी आगे जो है सही जवाब किसी का नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा हो गए। ममता चौधरी का फिर सही जवाब आया, सुमन पारिक और हर्षिता भूराराम चौधरी ने भी इसका सही जवाब दिया है। दोस्तों, दिन भर अंगूठा चूसने वाला बालक कौन सा बालक होगा? हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, ऑटिज्म ग्रसित बालक होते हैं जिनको हम स्वलीनता वाले बालक भी कहते हैं, और इसी बालक को हम जो है स्वपरायण या आत्मपरायण भी कह सकते हैं। इन बालकों के बारे में निश्चित रूप से हमने पढ़ा है। ये वे बालक होते हैं जो मानसिक रूप से सामान्यतया इतने कमज़ोर होते हैं कि इनका न तो संप्रेषण, नहीं सामाजिक और नहीं व्यवहार से जुड़ा हुआ कोई कार्य जो होता है वो सामान्य होता है। ये लोग असामान्य प्रकार के प्रदर्शन करते हैं, असामान्य प्रकार के कार्य करते हैं, अपने अंदर ही अपने आप में ही जीते हैं, अपने आप के बारे में ही ये सोचते हैं। इस तरह के बालक ही होते हैं। और ये जो बालक होते हैं ऑटिज्म ग्रसित बालक, ये ऑटिज्म ग्रसित बालक एक कार्य जब करने लग जाते हैं
तो फिर उसको करते रहते, छोड़ेंगे नहीं। ताली बजाने लग गए तो ताली बजाते रहेंगे, दीवार के सिर भिड़ाने लग गए तो भिड़ाते रहेंगे, एक प्रकार का खेल खेलने लग गए तो खेलते ही रहेंगे, कोई वस्तु इनको दे दी गई उसको चाटने लग गए तो बस चाटते ही रहेंगे, सूंघने लग गए तो सूंघते रहेंगे। ये इनका व्यवहार होता है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना, इस तरह का कोई भी व्यवहार आपको बाद में भी दिया जाए और पूछे कि किसी एक ही प्रकार के कार्य व्यवहार को बालक बार बार करता है, मानता नहीं है, छोड़ता नहीं है, तो इसका मतलब उस बालक में कौन से लक्षण हो सकते हैं? उस बालक में ऑटिज्म ग्रसित होने के लक्षण हो सकते हैं, उस बालक में स्वलीनता के लक्षण हो सकते हैं, या फिर उसको हम स्वपरायण या आत्मपरायण बालक कह सकते हैं। ऐसे बालकों को हम आत्मघाती बालक भी कहते हैं। ऐसे बालक जो होते हैं ये खुद को ही घात पहुंचा लेते हैं, तो आत्मघाती बालक भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का सही नहीं हुआ वो ध्यान रखें, फॉर फ्यूचर ऐसा प्रश्न आता है तो हम इसमें इस तरह समझ करके उसका जवाब देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किसी भी बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। किसी भी बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। किसी भी बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, नैतिक विकास से। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन जो इसके हैं वे अपने आप के अंदर कुछ जटिलता लिए हुए हैं। विक्की तिवारी कह रहा है कि भाई सारे प्रश्न मेरे सही है फिर भी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। तो विक्की तिवारी, नाम यहाँ लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर आप जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो उतनी ऊर्जा आप नए प्रश्न को समझने पर और उसका क्या उत्तर होगा उस पर खर्च करो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या एकदम राइट होगा, किसी भी बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास? तो इसमें देखो रईस अहमद का सही जवाब है, पूजा कुमावत, अंकिता ने सही जवाब दिया है। 10 में से 4 लोगों का सही जवाब, 40% लोग सही जवाब दे रहे हैं। 40% लोगों का सही जवाब है, 60% लोगों का गलत जवाब है। ये प्रारंभिक स्थितियां हैं ना। इसके बाद में रीना शर्मा, और रीना शर्मा के बाद में राधे लाल का भी सही जवाब है। अब की बार और भी गलत जवाब देने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ध्यान रखो आप सबसे पहले तो कि प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है, उस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें किस प्रोसेस से आगे बढ़ना होता है। तो आपको जो परस्पर विकास का सिद्धांत है उसका पता होना चाहिए दोस्तों। परस्पर विकास के सिद्धांत का पता है वही बालक इसका सही जवाब दे सकता है। परस्पर विकास का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले बालक का शारीरिक विकास अच्छा हो, शारीरिक विकास अच्छा होने के बाद में मानसिक विकास अच्छा हो, संवेगात्मक विकास अच्छा हो, और संवेगात्मक विकास अच्छा होने के बाद में नैतिक विकास अच्छा हो, और नैतिक विकास अच्छा होने के बाद में उसका सामाजिक विकास अच्छा हो। तो वैसे अगर हम देखें दोस्तों तो सारे के सारे विकास हैं जो अंतिम रूप से सामाजिक विकास तक पहुंचते हैं, यानी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक ये सभी विकास होंगे जिनका प्रभाव नैतिक विकास पर आएगा और उनसे बालक का सामाजिक विकास अच्छा होगा। लेकिन हमें एक चुनना है यहाँ पर, और वो भी किससे संबंधित? सामाजिक विकास से संबंधित। तो सामाजिक विकास के लिए सबसे ज्यादा नजदीक और घनिष्ठ कौन सा होगा? तो नैतिक होगा। नैतिक विकास अच्छा होने पर बालक का सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें हमें बहुत अंदर तक जाकर के उसकी थीम को, उसके सिद्धांत को समझ करके जवाब तक पहुंचना होगा, और तभी हम सही कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो गया भाई? नैतिक विकास से। नैतिक विकास से, ठीक है। काफ़ी लोगों ने सही जवाब भी दिया है इसका, बाकी कईयों ने ए बी सी तीनों जवाब भी दिए हैं। 60% लोगों ने गलत किया। फ्यूचर में गलत नहीं करें भैया ना, ये परस्पर विकास के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? निर्माणकारी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, तीव्र विकास काल शैशवावस्था है, वैचारिक काल बाल्यावस्था है, प्राक संक्रिया काल किशोरावस्था। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है और बाकी 3 सुमेलित हैं। तो जो सुमेलित नहीं है उसे इसमें देखना है, पहचानना है।
सुमेलित नहीं है के लिए आपका जो जवाब है अभी तक नहीं आया है। अब जवाब आया, देखो अनीता का सही जवाब है। अनीता के बाद में दिव्यांशु मेहता, दिव्यांशु मेहता का सही जवाब है। खूब चंद पालीवाल, आपने भी सही जवाब दिया। देखो निर्माणकारी अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं, ये एकदम फैक्ट है, सही है। क्योंकि फ्राइड ने कहा है बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। इस आधार पर जो है ये पहला ऑप्शन ठीक है, सही है, गलत नहीं है। दूसरे नंबर पर तीव्र विकास काल, तीव्र विकास काल शेषवावस्था को ही कहते हैं, यह भी सही है। वॉटसन ने कहा है शेषवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। वॉटसन का मानना है कि शेषवावस्था क्या है, तीव्र विकास की अवस्था है। इसका मतलब ये भी सुमेलित है, ये भी गलत नहीं है। इसके बाद में थर्ड नंबर पर वैचारिक अवस्था, देखो अब काफ़ी लोगों के सही जवाब है। हीरालाल गुजर, किरण, सुमन, रिंकू देवी, धीरेन्द्र। वैचारिक काल, वैचारिक काल का मतलब बाल्यावस्था। देखो वैचारिक काल जो है ये वैचारिक काल होता पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का काल। 7 से 11 वर्ष का काल पियाजे के अनुसार वैचारिक काल होता है। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था किस में आती है भाई, बाल्यावस्था में आती है। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। अगला है प्राक संक्रिया काल। प्राक संक्रिया काल जो होता है वो पियाजे के अनुसार यदि हम बात करें तो 2 से 7 वर्ष का काल होता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, उसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। उसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। अब यहाँ पर 7 से 11 वर्ष और इधर जो है किशोरावस्था है, जो लगभग 12 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये विकल्प गलत है, सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी प्राक संक्रियात्मक काल किशोरावस्था है, ये विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है अनुराधा और हिमांशु दोनों भाई बहन हैं। अनुराधा और हिमांशु दोनों भाई बहन हैं, लेकिन दोनों का शारीरिक संगठन जो है उसमें पर्याप्त अंतर है। शारीरिक संगठन पर्याप्त अंतर दर्शाता है। दोनों का शारीरिक संगठन एक जैसा नहीं है। दोनों में से एक का शारीरिक संगठन अच्छा है, दूसरे का कमजोर है। एक जो है स्वस्थ नजर आता है, दूसरा अस्वस्थ नजर आता है। तो ये दर्शाता है, कौन से सिद्धांत को दर्शाता है, कौन सा सिद्धांत है ये, लिंग भिन्नता का सिद्धांत, आयु भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, व्यक्तिक विकास का सिद्धांत। क्या इसका हो सकता है? देखो बहुत आसान प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो हम निश्चित रूप से भ्रम पाल लेते हैं, और ऐसे प्रश्न बार बार आते रहते हैं। एक से अधिक बार ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो आप में से अभी तक हिमानी शर्मा ने सही जवाब दिया है, नैना का सही जवाब है, और बाकी और लोग भी इसका सही जवाब दे रहे हैं। वैशाली शर्मा का सही जवाब है। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, आपका भी सही जवाब है। देखो आप सबने जो जवाब दिया वो है व्यक्तिक विकास का सिद्धांत। बिल्कुल व्यक्तिक विकास का सिद्धांत इसमें लागू होता है। व्यक्तिक विकास का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति अलग अलग होती है। गति और मात्रा भी अलग अलग होती है। मात्रा अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति और मात्रा क्या होती है?
अलग अलग प्रकार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति और उसकी मात्रा जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये व्यक्तिक विकास को दर्शाता है, यानी व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, तो बाद में काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करें कि इसका सही जवाब हमारा है। कौन सा कथन विकास के दृष्टिकोण से सटीक विश्लेषण कर रहा है? यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनमें से उस कथन को हमें छांटना है जो एकदम सही प्रकार से बता रहा है कि इसी तरह से विकास होता है, या विकास को जब हम पढ़ते हैं, विकास के बारे में समझते हैं, तो वो विचार उसी रूप में हम पढ़ते हैं, वो विचार अपने को इसमें छांटना है। निस्संदेह आप लोग इसमें सही जवाब पर पहुंच जाएंगे। बालक का वजन जन्म के बाद घटना तय है। बालक जो होता है उसका वजन जन्म के बाद घटना तय है। निश्चित रूप से बालक जो जन्म लेगा उसके बाद उसका वजन घटेगा। दूसरा है, बालक का जन्म के समय बालिका की अपेक्षा कम भार होना चाहिए। बालक का जन्म के समय बालिका की अपेक्षा कम भार होना चाहिए। इसके बाद में, जन्म के समय बालक का वजन बालिका की अपेक्षाकृत अधिक होता है। जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वो बालिका की अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक होता है, ज़्यादा होता है। बालक के वजन से बालिका के वजन की तुलना करना अनुचित नहीं है। बालक के वजन से बालिका के वजन की तुलना करना अनुचित नहीं है। तो देखो, इसमें अंतिम जो विकल्प है ये तो वैसे ही बिल्कुल सही नहीं हो सकता। इसको, विचार को एकदम उल्टा विपरीत तरीके से दिया हुआ है। अब 3 अपने पास बचते हैं, जिनमें पहले नंबर का है वो है, बालक का वजन जन्म के बाद घटना तय है। जन्म के बाद बालक का वजन घटना तय है, तो ये तो सही बात है कि वजन जन्म के बाद घटता है, लेकिन ये इसमें डिफाइन नहीं हो रहा, ये विश्लेषित नहीं हो रहा, ये सिद्ध नहीं हो रहा कि कितना घटता है, कब तक घटता है, या घटता ही जाता है। ये वाक्य तो ये कह रहा है कि जन्म के बाद वजन घटना तय है। तो मान लो 3.5 किलो का कोई बालक हुआ तो वो फिर एक दिन 3 किलो का रह जाएगा, फिर 2.5 किलो का, फिर 2 किलो का, और 1.5 किलो का होता चला जाएगा। मतलब इसका अर्थ तो यही है इस लाइन का तो, जबकि ऐसा नहीं है। घटता जरूर है, लेकिन पहले सप्ताह में घटता है और उसके बाद में तीव्रता से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये 100% शुद्ध रूप से विचार अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरा है, बालक का जन्म के समय बालिका की अपेक्षा कम भार होना चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, कम भार क्यों होना चाहिए? ऐसी क्या वजह है कि कम भार होना चाहिए? ऐसा तो हम पढ़ते ही नहीं विकास में। तीसरे नंबर पर है, जन्म के समय बालक का वजन बालिका से अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये बिल्कुल हम पढ़ते हैं, निश्चित रूप से ऐसा होता है कि जन्म के समय बालक और बालिका के वजन और लंबाई में कुछ माइनर सा डिफरेंस पाया जाता है, कुछ हल्का सा अंतर पाया जाता है। और वो अंतर ये होता है कि बालिका की अपेक्षा बालक में लंबाई भी कुछ ज़्यादा होती है, और बालिका की अपेक्षा बालक शिशु का वजन भी कुछ ज़्यादा होता है, कुछ मात्रा ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा देखने को मिलता है। तो जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वो अपेक्षाकृत बालिका से अधिक होता है। ये औसत स्थिति है, एवरेज। कुछ ऐसे बालक भी हो सकते हैं जिनमें नहीं हो, लेकिन एवरेज स्थिति यह है, ज़्यादातर बालकों में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था है। किशोरावस्था है, परिपक्वता दिशा, परिपक्वता काल, परिपक्वता आधार, उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था के लिए हम इनमें से क्या मानेंगे कि क्या सही हो सकता है? बहुत आसान प्रश्न है, और आपसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप लोग भी इसके सही जवाब पर पहुंच गए होंगे। कमेंट के माध्यम से आपका जवाब मुझे मिले या नहीं मिले उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लिख करके आपके पास रखें कि इस प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये होगा। और जब यहाँ से फाइनली हम उस मुद्दे पर पहुँच जाते हैं कि एकदम सही आंसर क्या होगा, एकदम राइट आंसर क्या होगा, तो फिर उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, उस स्थिति के अंदर आपको सही मिलान करना है, और ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम अपन उसी को ध्यान में रखें।
बिल्कुल, तो इसका सबसे पहले सही जवाब दिया है सुमित्रा गोदारा ने। देखो इसमें क्या है, परिपक्वता दिशा। परिपक्वता दिशा का मतलब होता है बालक की किशोरावस्था वह अवस्था है जो परिपक्वता की दिशा को बताती है, परिपक्वता की दिशा को बताती है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि विकास की दिशा तो गर्भकाल से ही शुरू हो जाती है, गर्भकाल से ही विकास की दिशा शुरू हो जाती है, जो क्रम से शैशव काल में रहती है और बाल्यकाल में रहती है, और वही जो है आगे चल कर के किशोर काल में रहती है। मतलब उसी क्रम में वो प्रौढ़ काल में आगे बढ़ती रहती है। तो दिशा की बात यदि हम करते हैं तो ये तो गर्भकाल से शुरू हो जाता है, किशोरावस्था के बाद थोड़ी दिशा आती है, तो इसका मतलब पहला नहीं हो सकता। दूसरा, परिपक्वता काल। सामान्यतः हम पढ़ते हैं कि किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक जो होता है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से परिपक्वता को दर्शाता है। इसीलिए इस काल को परिपक्वता की अवस्था या परिपक्वता का काल कहते हैं। इसका मतलब दूसरा विकल्प सही है, किशोरावस्था जो है वो परिपक्वता का काल है। तीसरा, परिपक्वता आधार। परिपक्वता आधार जो है वो केवल किशोरावस्था नहीं हो सकती। परिपक्वता जो बालक में है उसका आधार ये है कि इन सभी अवस्थाओं में बालक ने कुछ न कुछ परिवर्तनों को प्राप्त किया है। जैसे कि हरलोक के अनुसार हम पढ़ते हैं, विकास जो है वो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम है जिससे बालक में नई नई विशेषताएं और योग्यताएं पैदा होती है। इसका मतलब गर्भकाल, शैशव काल और बाल्यकाल, इन सभी के माध्यम से जो दिशा प्राप्त होती है वही आधार होता है जो आगे चल कर के बालक को परिपक्व बनाता है। इसका मतलब ये केवल परिपक्वता का आधार नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परिपक्वता काल। अंतिम प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ अंतिम प्रश्न तो आप सबका सही होगा। अंतिम प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है दुग्धा दंता क्या है? दुग्धा दंता क्या है? अगर हम हिंदी भाषा में सरल शब्दों में इसको समझें तो दूध के दांत क्या हैं? दूध के दांत क्या हैं? प्राक दंत, स्थायी दंत, बाल दंत, कच्चा दंत। दूध के दांत क्या हैं? इसको हमें समझना है भाई। बिल्कुल महेंद्र सिंह राव, एकदम सही बात है, समझ में आना चाहिए। प्रश्नों की संख्या मायने नहीं रखती इस क्लास में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी हम ज़्यादा प्रश्न करते हैं, कभी कम करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है एक दिन में 50, 25, 30 प्रश्नों की बात करें। जो करें वो समझ में आए, तब ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या इसका जवाब हो सकता है भाई? दुग्धा दंता क्या है? और मैं इसके लिए तो आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न के विकल्प जो हैं थोड़े उलझे हुए हैं। प्रश्न आसान है लेकिन विकल्प हमें उलझा रहे हैं, तो कहीं उलझ नहीं जाएं हम, ये सोचने की बात है। देखो यहाँ पर दुग्धा दंता का मतलब दूध के दांत होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है। प्राक दंत का मतलब होता है प्रारंभिक दांत, सबसे प्रारंभ में आने वाले दांत, उनको हम बोलते हैं प्राक दंत। इसी प्रकार से स्थायी दांत जो हमेशा हमेशा रहते हैं स्थायी रूप से, तो स्थायी दांत तो लगभग 7 वर्ष की आयु के बाद आने लगते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थायी दांत ये नहीं हो सकते। बाल दंत, बाल दंत का मतलब होता है बालक के दांत, बालक के दांत। तो बालक तो वो भी होता है जो 9 साल का होता है, बालक वो भी होता है जो 5 साल का होता है। इसका मतलब बाल दंत भी इसको हम नहीं कह सकते। इसके आगे है कच्चा दंत। कच्चा दंत कोई शब्द हमारे इसमें नहीं है, तो हमारे यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राक दंत होगा, प्रारंभिक दांत। बालक के सबसे पहले जो दांत आते हैं, शुरुआत में दांत आते हैं, जो लगभग 5-6 माह से शुरू होते हैं निकलना और लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था तक निकल करके पूरे हो जाते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? प्राक दंत हो गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से सभी प्रश्न आपको ठीक लगे होंगे, काफ़ी लोगों ने इसको ठीक से समझा भी होगा और
मैं जैसे बता रहा था सबसे पहले शुरुआत में कि इसमें कुछ जटिलताएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है जटिलताएं निश्चित रूप से इसमें थी, जटिलताएं निश्चित रूप से थी। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि ज़्यादातर प्रश्नों के अंदर 50% लोग ही सही जवाब दे पा रहे थे। तो ध्यान रखना भविष्य में परीक्षा में ये गलत नहीं हो, इसी आशा के साथ में मैं भी आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं कल फिर सुबह 8:15 बजे नए प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।